नमस्कार, मैं राजीव कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा अधिगम में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में मेरे संग की औरतें जो मृदुला गर्ग द्वारा रचित संस्मरण है उसके कुछ अंशों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो उस अंश में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे एक चोर जो है घर में सेंध लगाकर घुसता है और माँ जी उसे पकड़ने में कामयाब हो जाती है और उसे पकड़ती ही नहीं है बल्कि उसे सही रास्ते पर भी ला देती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज उसी संस्मरण को आगे की तरफ बढ़ाते हुए हम लोग उसके अगले अंश के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आगे क्या कहती है लेखिका, आइए हम लोग पढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। अब लेखिका जो है आगे कहानी में बता रही हैं, संस्मरण में बता रही है। अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा चोर के बारे में कि किस तरह लेखिका की माँ जी जो है वो चोर को सबक सिखाती है और उसे सही रास्ते पर लाती है। अब यहाँ से वो दूसरी कहानी बता रही हैं कि 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस दिन सभी लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन उस दिन दुर्भाग्यवश लेखिका बीमार थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। उस समय की बात है, 1947 की बात है। उस समय टाइफाइड बुखार जो था वो काफ़ी जानलेवा बीमारी मानी जाती थी। जैसे कि अभी हम लोग मान सकते हैं कि कोरोना वायरस जो है अभी हमारे लिए बहुत ही अधिक जानलेवा बीमारी है, उसी तरह 1947 के समय यानी लेखिका के समय में टाइफाइड ही बहुत भयंकर बीमारी हुआ करती थी, क्योंकि उस समय उसकी कोई दवा नहीं थी। जैसे कि अभी कोरोना वायरस की कोई दवा नहीं है और ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक बीमारी है, ठीक उनके समय में भी, लेखिका के समय में भी टाइफाइड जो है बहुत ख़ास जानलेवा बीमारी होती थी। तो उनको, लेखिका को आज़ादी के जश्न में जाना था, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से डॉक्टर ने उन्हें मना कर दिया। वो बहुत रोई धोई, लेकिन रोने धोने के बावजूद भी उन्हें जश्न में शिरकत मतलब शामिल होने की इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे। मतलब जो डॉक्टर थे वो नाना के मित्र थे, और जब नाना के मित्र थे तो वो भी नाना थे। इसलिए पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मतलब अब वहाँ पे पिताजी जो थे, जो क्रांतिकारी थे, जो आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिए थे, वो भी उस समय डॉक्टर की बात सुनकर चुपचाप रह गए, कुछ बोले नहीं। मैं यानी लेखिका, मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। मतलब लेखिका किस तरह रोती रही, उसी तरह रोती रही जिस तरह एक छोटे बच्चे का कोई खिलौना टूट जाता है, कोई गुड़िया टूट जाती है, जो उसकी सबसे पसंदीदा चीज़, जो उसको सबसे प्रिय है वस्तु जो है वो टूट जाती है या उससे बिछड़ जाती है, जितना वो बच्चा उसके लिए रोता है, ठीक उसी तरह लेखिका भी उस समय आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं हो पाई, जिसके कारण वो बहुत रो रही थी, गुड़िया से बहलती, इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टर की तर्क समझती, और रो रही थी, रोती कलपती थी। और उनकी उम्र उस समय 9 वर्ष की थी, तो डॉक्टर की तर्क भी वो नहीं समझ पाई। मतलब डॉक्टर ने जो समझाया वो भी बात उन्हें समझ में नहीं आई। छोटे बच्चों को अगर कुछ कह दिया जाए कि ऐसा नहीं करना है, तो छोटा बच्चा उस बात को उतना इम्पोर्टेंस यानी उतना महत्व नहीं देता है।
मेरी उम्र तब 9 वर्ष की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टर की तर्क समझती। अब बता रही हैं कि 9 वर्ष की थी, मतलब समझदार भी थी, अपने आप को कहती है कि मैं समझदार भी थी, और ये भी कहती हैं कि एक तरफ डॉक्टर अगर मुझे बताते हैं तो उनकी भी बात मैं समझ नहीं पाती। अब ये भी नहीं कि मुझे कोई गुड़िया या कोई खिलौना देकर मुझे बहला ले, ये भी बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर मुझे समझाए उनकी बात भी मैं नहीं समझ पाई। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कामजो उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। मिराक मतलब मानसिक रोग, मतलब उन्हें किताबें पढ़ने का बड़ा शौक़ था। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताबें पढ़ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि सब लोग, घर के जितने भी सदस्य थे, वो लोग घर से पलायन मतलब जा चुके थे। पिताजी दूसरे कमरे में बैठ के किताब पढ़ रहे थे। रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली, मतलब लेखिका ने भी अब रोना धोना छोड़ दिया। अब लगा उनको कि वो नहीं जा सकती हैं, तो वो भी अब थक हार के किताब पढ़ना शुरू कर दी। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। अब जब किताब उन्हें पढ़ना शुरू किया तो वो किताब में रम गई, मतलब उस कहानी को पढ़ने लगी और इस किताब में इतनी डूब गई कि उन्हें दूसरे काम करने की भी याद नहीं रही। उस वक्त ब्रदर्स कार जो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ नहीं आया। मतलब उस समय उनके पिताजी ने वो पुस्तक क्यों दी थी, उनको ये बात समझ में नहीं आई। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड-मड हो गए। मतलब वो तो किताब उन्होंने पढ़ा, लेकिन उसके बाद और कई बार उन्होंने पढ़ा, तो उसमें जितने भी कहानी थी एक दूसरे में गडमड हो गए, मतलब मिलजुल गए। अब उन्हें वो कहानी पसंद ही नहीं आती, मतलब उसमें सारी बातें उनको समझ में ही नहीं। कितनी पहली बार पल्ले पड़ा, कितनी बाद में कहना मुश्किल है। अब वो बता रहे हैं कि उस किताब को उन्होंने इतनी बार पढ़ा, उनको ये भी नहीं पता कि पहली बार में उस किताब से उन्होंने कितना कुछ सीखा, बाद में कितना कुछ सीखा। ये कहना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया। तो उस पुस्तक में एक बच्चों के बारे में एक जो पार्ट था, जिसमें बच्चों के बारे में, छोटे से बच्चों के बारे में, बच्चों के ऊपर हो रहे अत्याचार अनाचार के ऊपर दिया हुआ था, जिसको लेखिका ने पहली बार में ही कंठस्थ कर लिया, मतलब उसे पहली बार में ही उन्होंने याद कर लिया था। उस पूरी पुस्तक में से वो कहानी उन्हें हमेशा याद रहती थी। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। अब वो बता रही हैं कि वह घटना, माने जो बच्चों के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में जो उन्होंने पढ़ा था, वो उनके जीवन प्रयत्न, मतलब उनके जीवन भर उनके साथ रहा। उम्र के हर पड़ाव पर, माने जीवन के साथ हमेशा रहा, और उनके लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को भी प्रभावित करता है, और उनके लेखन कला को भी वो प्रभावित करता है। जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वो 3 किलो की छोरी जैसे कहानियाँ व कठगुलाब उपन्यास, कई अंश है। अब बता रही हैं उनकी जो जो कहानियाँ हैं, जो जो उपन्यास है, उसमें भी लिखने, जब वो उस कहानी या उपन्यास को लिखी हैं, तो उन बच्चों के ऊपर हो रहे अत्याचार अनाचार के बारे कहानी को जो पढ़ा था, वो उसमें कहीं ना कहीं इस कहानी और उपन्यास को लिखने में सहायक सिद्ध हुए। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चार बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। अब बता रही हैं कि जो माँ थी उनकी, जो माँ ने मन्नत मांगी थी, और मन्नत का ही ये असर होगा, मतलब प्रभाव होगा, कि उनकी जो 4 बहनें थी, कभी किसी ने उन्हें हीन भावना से
नहीं देखा, ना वो कभी किसी के हीन भावना का शिकार हो पाई। नानी, माँ और दादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लिख पर चलने से भी इनकार किए रही। अब वो बता रही हैं कि हमारी नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए, मतलब उनकी जो परंपरा है, जो धरोहर है, जो चली आ रही थी परपाटी, उसी को वो बरकरार रखते हुए लिख पर चलने से भी उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। वो उसी रास्ते पर वो लोग चलती रही। अब इस कहानी के अगले अंश को हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।